हेलो गाइस, वेलकम न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में भारत यूएसए संबंध पढ़ेंगे और आज की ये वीडियो जो है वो मेंस के आंसर राइटिंग से के रिलेटेड रहेगी। यानी कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनी हुई है। तो ये बताएगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे उनका किस फॉर्मेट में आंसर लिखना है आपको, वो आप मेरे नोट्स से देख लेना और बाकी इनको समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले भारत और यूएसए के बीच संबंधों को 3 कालखंडों में बांट के पढ़ेंगे। 1947 से 1991 के बीच में, 1991 से 2005 और 2005 से अब तक ये संबंध पढ़ेंगे। उसके बाद भारत और यूएसए के बीच किन किन मुद्दों पर विवाद चल रहे हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद दोनों के बीच में सहयोग के क्षेत्र कौन से हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में विश्व राजनीति में अमेरिका के वर्चस्व को पढ़ेंगे। फिर अमेरिका के वर्चस्व को भारत किस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है उस पर उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत व यूएसए के बीच संबंधों को 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। पहला 1947 से 1991, जब भारत पूंजीवाद नहीं था भारत में, तब दोनों के बीच में नकारात्मक संबंध थे, क्योंकि अमेरिका ने भारत को पूंजीवादी गुट में शामिल होने के लिए बोला था, परंतु भारत गुट निरपेक्ष नीति फॉलो कर रहा था। और 1991 से 2005 के बीच में दबाव व सहयोग दोनों रिलेशंस रहे। 2005 के बाद अब तक सकारात्मक संबंध चल रहे हैं। 1947 से 1991 इस काल में संबंध नकारात्मक थे। प्रारंभ में यूएसए ने भारत को पूंजीवादी गुट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। उसके बाद बगदाद पैक्ट 1955 क्या है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। 1955 में पाकिस्तान यूएसए के गुट का सदस्य बना, जिसके बाद यूएसए के द्वारा भारत विरोधी नीति अपनाई गई। जैसे ही पाकिस्तान यूएसए के गुट में शामिल हो गया तो यूएसए ने पाकिस्तान की सहायता करना शुरू किया, और जिससे ऑटोमेटिकली कि दोस्त का शत्रु शत्रु होता है उस तरीके की पॉलिसी अपनाई गई कि पाकिस्तान का शत्रु इंडिया है तो यूएसए का भी हो गया एक तरीके से। तो भारत विरोधी नीति अपनाई यूएसए ने। इसी के चलते 1965 और 1971 के वॉर में यूएसए ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत के खिलाफ रहा। भारत ने वियतनाम युद्ध में यूएसए के हस्तक्षेप की आलोचना की, जिसके बाद भारत को मिलने वाली जो खाद्य सहायता थी PL 480 वो उसको रोक दिया गया था। और वियतनाम युद्ध जो है उसके अंदर यूएसए ने मतलब हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया था, इस वजह से भारत ने उसकी आलोचना की थी। और ये माना जा रहा है कि वहाँ पे केमिकल वेपन्स का भी यूज़ किया गया था यूएसए के द्वारा भारी मात्रा में। इसलिए भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया था, जिसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा आपको पता हो। और यूएसए ने इसका विरोध किया था, क्योंकि यूएस अपना डोमिनेंस चाहता था पूरे वर्ल्ड में, इसलिए वो किसी को भी नई परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहता था। इसलिए यूएसए ने NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की स्थापना की थी, कि ताकि कोई भी इंडिया को न्यूक्लियर जो है वो सप्लाई ना करे इसके चलते। फिर 1991 से 2005 के बीच में संबंध, इस काल में यूएसए द्वारा दबाव व सहयोग की नीति अपनाई गई। 1996 में भारत पर CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया गया। CTBT क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, 1996 याद रखना। परंतु भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। यानी कि यूएसए चाहता था कि कोई भी न्यूक्लियर जो भी बनाए वेपन्स वगैरह तो उसको टेस्ट वगैरह बैन करे उस पर, इससे संबंधित ये ट्रीटी थी। परंतु भारत ने कहा कि ये भेदभावपूर्ण नीति है, इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किए। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किए थे, और दोनों परमाणु परीक्षण अपने पोखरण जैसलमेर में हुए। और इसके बाद यूएसए नाराज हुआ और उसने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। परंतु भारत क्या है, भारत की पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से बाजार का काम करती है, बहुत बड़ा मार्केट है भारत। इसलिए इसको अपने को हमेशा याद रखना है, जब भी अपन इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ें तो ये हमेशा याद रखें कि भारत विश्व के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। तो 2000 ईस्वी में बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो भारत की यात्रा करते हैं, और उसके बाद भारत पर से आर्थिक प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। एक ये 9/11 का जो हमला है वो देखते हैं। 9/11 का मतलब है ये 11 सितंबर को हुआ था ये हमला, इसलिए 9/11 लिखा है। इसके बाद अमेरिका जो है उसने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध की घोषणा कर दी थी, और इंडिया जो है वो तो पहले से आतंकवाद के खिलाफ था। तो दोनों देशों के मतलब आपसी समर्थन, मतलब भारत ने अमेरिका को समर्थन दिया था, तो दोनों के बीच के जो रिलेशंस हैं वो उनमें थोड़ा लचीलापन आया, थोड़े ठीक हुए, संबंधों में सुधार हुआ। उसके बाद 2005 से अब तक
2005 में भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौते की घोषणा हुई और ये 6 सितंबर 2008 को लागू हुआ। असैन्य परमाणु समझौता यानी कि यूएसए जो है वो इंडिया को परमाणु सप्लाई करेगा, परंतु असैन्य उद्देश्यों के लिए, ना कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए। इसके प्रावधान क्या क्या थे? भारत और यूएसए के बीच नाभिकीय व्यापार होगा। भारत को एनएसजी में खुली छूट दी जाएगी, यानी कि भारत एनएसजी का मेंबर भी नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, उसके बावजूद भी भारत को छूट दी गई। भारत अपने सैन्य और असैन्य परमाणु संयंत्रों को अलग अलग करेगा। भारत दिखाएगा कि ये मेरे सैन्य परमाणु संयंत्र हैं और ये असैन्य है। असैन्य यानी कि जिनसे एनर्जी वगैरह बनाई जा रही है वो। असैन्य परमाणु संयंत्रों में आईएईए के सुरक्षा नियम जो है उनको फॉलो किया जाएगा। आईएईए क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो कुछ सुरक्षा नियम बनाती है जिनको फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद यूएसए कुछ जांच अधिकारी भेजेगा या फिर यूएन वगैरह जो भी जांच अधिकारी भेजेंगे जांच के लिए कि सही में परमाणु का क्या यूज किया जा रहा है, कहाँ यूज किया जा रहा है, तो उसके जांच की अनुमति दी जाएगी। तो उसके लिए भी इंडिया ने डन कहा। इस समझौते को 123 समझौता भी कहा जाता है। ओके, इतना याद रखना है। उसके बाद भारत और यूएसए के बीच विवाद देखते हैं। सबसे पहला विवाद है बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यूएसए के अनुसार भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान नहीं करता है और विशेष रूप से किन किन क्षेत्रों में नहीं करता? मूवीज़ के सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में और दवाइयों में। मूवीज़ यानी कि ये कुछ टेलीग्राम वगैरह पे या फिर कहीं पे भी मूवीज़ की मतलब जो भी इनकी वो होती है ना राइट्स, जैसे कॉपीराइट वगैरह, तो उनका कोई पालन नहीं करता। और ऐसे ही आपको भी पता होगा कि धड़ल्ले से इंडिया में चलती हैं। इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर और इसी प्रकार से मेडिसिन वगैरह। बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए अमेरिका द्वारा भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। उसके बाद है H1B वीज़ा विवाद। यूएसए में कुशल श्रमिकों को दिया जाता है, ये है अस्थायी कार्य वीजा है। भारत इस वीज़ा कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी है क्योंकि इंडिया से बहुत से लोग यूएसए में काम करने के लिए जाते हैं। दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस वीज़ा कार्यक्रम में कड़े नियम लगाए क्योंकि इन यूएसए की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लोग जाते हैं इसलिए। तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है यानी कि अमेरिकन लोग अमेरिका के लिए प्राथमिकता है, एक तरीके से ये है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, तो इसको याद रखना। इसके बाद है थर्ड काटसा, ये विवाद के क्षेत्र है। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट 2017। जो अमेरिका के विरोधी जो है ना उनको काउंटर करने के लिए ये एक ट्रेड सैंक्शंस हैं, यानी कि व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले कुछ। तो यदि कोई देश रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ ऊर्जा व रक्षा व्यापार करेगा तो यूएसए उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। यदि यूएसए भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो यह क्वाड के उद्देश्य और चीन के खिलाफ भारत की सैन्य क्षमता को प्रभावित करेगा। ये मानना है कि ये काटसा के बावजूद भी इंडिया जो है वो रशिया और ईरान से मतलब उसने ऊर्जा और रक्षा दोनों में समझौते कर रखे हैं, परंतु यूएसए उस पर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि आप हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि एक तो व्यापार की दृष्टि से ये देखा जाए इंडिया एक मार्केट है और दूसरा चाइना जो है वो वर्ल्ड में डोमिनेंट होता जा रहा है धीरे धीरे करके, उसका भी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है हर एक फील्ड में। स्पेस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो या फिर ट्रेड हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर विश्व राजनीति जो है डिप्लोमेसी वगैरह, सब में उसका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। इसलिए यूएसए चाइना के इस बढ़ते वर्चस्व को दबाने के लिए, उसकी मिलिट्री पावर को अफेक्ट करने के लिए इंडिया को हमेशा देख लेना बढ़ावा देगा ताकि चाइना को कंट्रोल किया जा सके। तो ये हमेशा याद रखना, ये एक पॉइंट हर जगह काम आ सकता है अपने। उसके बाद है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इसके तहत जो विकासशील और अल्पविकसित देश जो हैं उनको आयात शुल्कों में छूट दी जाती है और प्राथमिकता दी जाती है। 1976 में ये शुरू हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो भी विकासशील और अल्पविकसित देश हैं वो जो भी सामान अमेरिका में बेचेंगे वगैरह वगैरह, तो उसमें जो आयात शुल्क लगाए जाएंगे उनमें इन देशों को छूट दी जाएगी और प्राथमिकता भी दी जाएगी कि इनका माल पहले बिके वहाँ पे। भारत को दी जाने वाली छूट को 2020 में समाप्त कर दिया गया था। इसके भी कुछ रीजन्स हैं, बाद में देखेंगे। इसके विरोध में भारत ने 25 से ज़्यादा अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा दिए थे, जैसे सेब, अखरोट, लोहा, इस्पात वगैरह वगैरह, और बाद में इनको मतलब टैक्सेस को कम भी कर दिया गया। उसके बाद है एक समस्या डी डॉलराइजेशन। ब्रिक्स देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का विकल्प तैयार किया जा रहा है कि डॉलर का एक तरीके से वर्चस्व है, प्रभुत्व है ना, उसी प्रकार से ये माना जा रहा है कि इसको कम किया जाए,
इसको कंट्रोल किया जाए। इसलिए ब्रिक्स देश जो हैं वो डीडोलराइजेशन कर रहे हैं। इसके विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति ने आयात शुल्कों को 100% तक बढ़ाने की चेतावनी दी थी, यानी टैरिफ को 100% तक करने की। उसके बाद है WTO विवाद। भारत के निर्यात प्रोत्साहनों और आयात शुल्कों को यूएसए द्वारा विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी जाती है। भारत निर्यात प्रोत्साहन करता है और आयात शुल्क जो है उनको बढ़ाता है, यानी कि भारत में जो भी सामान आएगा उन पे टैक्स बढ़ा देता है, जिससे कि भारत का सामान ही ज़्यादा बिके। और निर्यात प्रोत्साहन करता है, यानी कि सब्सिडी वगैरह देके। तो आपने एम्बर बॉक्स सब्सिडी वगैरह का नाम सुना हो, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। तो उसको WTO में यूएसए भारत को मतलब आलोचना वगैरह करता है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड ये जो यूएसए है उसमें दो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे एक रूढ़िवादी विचारधारा के रिपब्लिकन पार्टी, वो बोलती है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ऐसा कुछ है ही नहीं, उसको खारिज करती हैं और यूएसए के पेरिस समझौते से भी बाहर हो गई। भारत का दावा है कि अमेरिका एक विकसित देश के तौर पे अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। इतना विकसित देश होने के बावजूद भी जो पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है एक तरीके से, तो वो अपने कर्तव्यों से भाग रहा है ऐसा बोल के। उन्हें विकासशील और अल्प विकसित देश जो हैं उनको तकनीक और वित्त उपलब्ध करवाना चाहिए। उसके बाद एक उदारवादी जो भी आइडियोलॉजी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की है, और वो बोलती है, वो भारत पे दोषारोपण करती है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। परंतु भारत इसको काउंटर करते हुए बोलता है कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन जो है वो बहुत कम है, और ये भारत के जो भी विकासात्मक उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए कुछ मात्रा में आवश्यक भी है, और इसलिए भारत अपनी नीति खुद तय करे, और यही क्लाइमेट जस्टिस है। चलो ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड। उसके बाद डाटा स्थानीयकरण। भारत बोलता है कि गूगल, फेसबुक जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको अपने डाटा को इंडिया में ही लोकलाइज करना चाहिए, परंतु यूएसए बोलता है कि ये डाटा सिक्योर देश कंट्री नहीं है इंडिया, तो इसलिए यहाँ पे डाटा को मतलब लोकलाइज करना सही नहीं है। इसके बाद देखते हैं इंडिया और यूएसए के बीच सहयोग। सबसे पहले है राजनीतिक व सामरिक सहयोग। भारत और अमेरिकी संबंधों को वैश्विक सामरिक साझेदारी बोला जाता है। दोनों देशों के बीच बहुत से साझा मूल्य हैं, जैसे लोकतंत्र, मानवाधिकारों का संरक्षण और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था। राजनीतिक सहयोग के लिए सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा समय समय पर यात्राएं की जाती हैं, और जैसे कि इनमें है नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी। मंत्रालय स्तर पर 50 से अधिक वार्ता मंच स्थापित किए गए हैं, जैसे 2+2 वार्ता। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता क्या है? दोनों देशों के मध्य एक उच्चतम स्तरीय संस्थागत संवाद का एक प्रारूप है, और इस वार्ता में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। भारत के साथ 2+2 संवाद वार्ता, ये मतलब अलग से पॉइंट है, किन किन देशों के वो याद रखना: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया और यूके। इसके बाद है हिंद प्रशांत क्षेत्र। हिंद प्रशांत क्षेत्र एक मानसिक मानचित्र संकल्पना है, यानी कि इसको डिफाइन नहीं किया गया है और इसको कोई फिक्स नहीं किया गया है कि ये इसी क्षेत्र को हिंद प्रशांत क्षेत्र बोला जा रहा है, और इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र आता है, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले देख लेते हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के कुछ हिस्से और पूर्वी अफ्रीकी तट। तो आप एक बार अपने माइंड मैप, ये इसीलिए लिखा है मानसिक मानचित्र संकल्पना, कि आप माइंड मैप में देखिए एक बार हिंद महासागर को प्रशांत महासागर के साइड से मिलाते हुए, और पूर्वी अफ्रीकी तट जो है उसको मिलाते हुए देखिए एक बार। इसमें कौन कौन से जो मेन रणनीतिक क्षेत्र हैं वो एक बार देखते हैं। दक्षिण चीन सागर इसमें है, आसियान देश इसमें है, मलक्का जल संधि, गुआम द्वीप और मार्शल द्वीप, ये सब इसमें है। तो इनके बारे में चल रहा है एक बार के लिए कि ये सब जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र, या उसको एशिया प्रशांत क्षेत्र भी बोल देते हैं, ये क्वाड चल रहा है एक तरीके से। वर्तमान में भारत प्रशांत क्षेत्र में शामिल हैं 65% जनसंख्या, 62% GDP, 46% व्यापार, 44% एरिया और 38 कंट्रीज। भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र। हिंद महासागर विश्व का इकलौता महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर है। भारत इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखने के साथ साथ शांति, स्थिरता और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के पक्षधर है। इसके बाद देख रहे हैं क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 4 देश हैं क्वाड में: अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड की शुरुआत कैसे हुई? तो 2004 में जब सुनामी आई थी, तो अनौपचारिक रूप से सभी देशों ने इन्होंने आपस में सहयोग किया था एक दूसरे का, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा संगठन बना लिया जाए जो कि आपस में सहयोग को बढ़ावा दे। तो अनौपचारिक रूप से तभी ये आपस में इनकी मीटिंग हुई थी। 2007 में
विदेश मंत्रियों की बैठक व चीन का विरोध। 2007 में विदेश मंत्रियों ने बैठक की थी, परंतु चीन ने इसका विरोध किया था और ऑस्ट्रेलिया वगैरह को धमकाया भी था। 2017 में क्वाड का गठन किया गया। 2021 में कोरोना के टाइम पे ही एक बार वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग हुई थी इनकी। उसके बाद सितंबर 2021 में यूएसए में पहली बैठक हुई। क्वाड के उद्देश्य क्या हैं? नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था और नौ परिवहन की स्वतंत्र सुनिश्चितता। ये इसलिए क्योंकि चाइना जो है वो दक्षिण चीन सागर में नौ परिवहन को बाधित करता है, इसलिए क्वाड बनाया गया है ताकि नौ परिवहन स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। और बाजार की एक उदार प्रणाली को सुरक्षित करना, यानी कि बाजार पे कोई मोनोपोली ना इस्टेब्लिश कर ले। और आर्थिक सहयोग को बढ़ा देना, मोनोपोली जैसे कि डंपिंग और मुद्रा अवमूल्यन जैसे ये जो अनैतिक तरीके हैं वो चाइना यूज में लेता है, तो उनको दूर करना एक तरीके से। आर्थिक सहयोग को बढ़ा देना, एक दूसरे को तकनीकी सहायता देना, तकनीकी नवाचार को बढ़ा देना। इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए जो भी यूएसए कर रहा है यहाँ पे या फिर इंडिया करता है, तो इसमें ये पॉइंट तो हमेशा ही रहेगा कि चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा रहा है। इसके बाद सहयोग के क्षेत्र जो भी हैं इस क्वाड के अंतर्गत आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण व उभरती हुई तकनीक और समुद्र सुरक्षा, इनमें ये सहयोग के क्षेत्र हैं, सहयोग किया जाएगा। फिर क्वाड का महत्व क्या है? चीन के उत्थान जो भी है, चीन का उसका मुकाबला करना है। हर जगह यही लिखना है कि चीन के प्रभुत्व को कम करना है, चीन के प्रभाव को कम करना है। स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र ताकि नौ परिवहन स्वतंत्र सुचारू रूप से चलता रहे। आर्थिक विकास करना, भारत को क्वाड देशों से निवेश प्राप्त होने की संभावना है। ऐसा मतलब क्वाड का महत्व है कि भारत को इन्वेस्टमेंट मिलेगा यदि क्वाड के जो भी मेंबर्स हैं वो सही तरीके से आपस में सहयोग करें। समूह भारत की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है, यानी कि यदि डिफेंस में भारत को यदि कोऑपरेशन मिलेगा तो उसकी रक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी। और नियम आधारित बहुध्रुवीय विश्व के भारत का रुख का समर्थन करना, इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करता है और एक नियम आधारित कि विश्व जो है वो नियम आधारित चलना चाहिए और बहुध्रुवीय है, यानी कि जैसे अमेरिका जो है वो अपने आप में सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड में अकेला, तो इंडिया चाहता है कि ऐसे बहुत से कंट्रीज या फिर बहुत से समूह सुपर पावर होने चाहिए, ना कि एक ध्रुव नहीं होना चाहिए, बहुध्रुव होना चाहिए विश्व के अंदर। और भारत को क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को हासिल करने में भी मदद कर सकता है, यानी कि भारत भी क्षेत्रीय महाशक्ति बन सकता है क्वाड के थ्रू, मतलब अपना नाम कर सकता है, एक तरीके से यही है। इस क्षेत्र के संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखेगा, समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखेगा, उसके थ्रू ऑटोमेटिक संचार वगैरह जो भी है वो हो जाएगा। क्वाड की चुनौतियाँ क्या है? इस समूह के उद्देश्य विजन स्पष्ट नहीं है, यानी कि इसमें अपने को पता लगेगा कि अमेरिका जो है वो कई बार स्क्वाड बना देता है जिसमें फिलीपींस को शामिल कर लेता है, और कई बार यूके और एक कंट्री और है उसको शामिल करके ये अलग से और बना लेता है। यानी कि यूएसए की देखी जाए तो यूएसए किसी का भी नहीं है, किसी भी पक्ष में नहीं है। ऐसे मामलों में वो सभी और हाथ फैला देता है, ऐसा है। तो इसलिए क्वाड की चुनौती है कि इसके विजन और उद्देश्य जो है वो स्पष्ट नहीं है। चीन के द्वारा इसे एशियाई नाटो की संज्ञा दी गई है कि जिस प्रकार से नाटो बना रखा है उसी प्रकार से ये एशियाई नाटो, एशिया में आके एक तरीके से एशियाई नाटो बनाया गया है। भारत और रूस के संबंध भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि भारत क्वाड के थ्रू यूएसए के ज़्यादा निकट जाएगा तो उससे रशिया और भारत के रिलेशंस जो हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। इन देशों के बीच भी कुछ विवाद बने हुए हैं, जैसे वैक्सीन आपूर्ति और जलवायु परिवर्तन, ये अपन ने पढ़े थे अभी विवाद, तो वो वाले विवाद बने हुए हैं। तो यदि विवाद रहेंगे तो वो क्वाड में एक दूसरे का कोऑपरेशन नहीं कर पाएंगे सही से। हिंद प्रशांत की परिभाषा को लेकर भी मतभेद हैं कि इसमें केवल 4 देश ही शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है आपने उसका नाम लिया है कि क्वाड के अंदर हिंद प्रशांत क्षेत्र, परंतु आपने केवल और केवल 4 देशों को ही क्वाड के अंदर शामिल किया है, तो ये एक प्रकार से मतभेद है। इसमें निम्नलिखित नियमित शिखर सम्मेलन भी आयोजित नहीं होते हैं, यानी कि क्वाड के जब भी ये शिखर सम्मेलन होते हैं तो अभी तक तो जो है वो नियमित तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। बाकी चाइना जो है वो भी बार बार में आके इंटरप्ट करता है, इन सब चीज़ों को बीच में दखलंदाजी करता है। उसके बाद क्वाड का जो 2025 में शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में होगा, ये तो नॉर्मल लिखा हुआ है। हिंद प्रशांत तथा क्वाड, हिंद प्रशांत क्षेत्र एक व्यापक राजनीतिक आर्थिक संकल्पना है, जबकि क्वाड रणनीतिक और सैन्य परामर्श के लिए एक मंच है। पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने और चीन को नियंत्रित करने के लिए इस सहयोग को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
इसके बाद IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, भारत प्रशांत आर्थिक संकल्पना। ये देखते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदार देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। IPEF का मतलब एक उद्देश्य है, ये एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। सदस्य देश इसमें 14 हैं, भारत सहित। IPEF के 4 स्तंभ हैं: निष्पक्ष व लचीला व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ा देना और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ा देना। भारत व्यापार वाले का हिस्सा नहीं है और आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारत ने 3T का विचार दिया है: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलीनेस। विश्वास रखें, पारदर्शिता बनाए रखें और समयबद्धता बनाए रखें। इसके बाद अमेरिका और इंडिया के बीच रक्षा सहयोग कौन कौन से हैं? 4 आधारभूत समझौते किए गए हैं, जिसमें पहला है GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002। इसमें सैन्य सूचना समझौते की मतलब सामान्य सुरक्षा है, जो भी है इसका हिंदी अर्थ ही है ये याद रखना है इंग्लिश में। इसके बाद LEMOA, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016, रसद विनिमय समझौता है ये। और दोनों देश जो है एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकते हैं, ईंधन प्राप्त करने के लिए, ईंधन वगैरह भरवाने के लिए और मरम्मत करवाने के लिए शिप्स वगैरह की, आपदा प्रबंधन के समय और खोज अनुसंधान वगैरह के लिए। ये याद रखना लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज वाला। फिर है कॉमकासा, कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता। भारत द्वारा USA के रक्षा उपकरणों की अंतर संचालनीयता और अधिकतम उपयोग, इसको मतलब बढ़ा दिया जाएगा। फिर है बीका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता 2020। इसके तहत दोनों देशों के मध्य भू स्थानिक जानकारी साझा की जाएगी, जैसे मानचित्र व चार्ट वगैरह। ये 4 आधारभूत समझौते हो गए। इसके अलावा एक ISA किया गया है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, औद्योगिक सुरक्षा अनुलग्नक, दिसंबर 2019। भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी रक्षा कंपनियों के हितों की रक्षा की जाएगी इसके तहत। उसके बाद USA ने मतलब दर्जा दिया है, और कौन कौन सी जगह पे दिया है वो है कि 2016 में प्रमुख रक्षा भागीदार बनाया है, 2018 में रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण फर्स्ट जो है, इसके तहत तकनीक हस्तांतरण व रक्षा निवेश पर बल दिया है, यानी कि भारत को तकनीक हस्तांतरण करेगा और भारत के जो रक्षा क्षेत्र है उसमें निवेश करेगा, ऐसा कुछ। भारत पहला ऐसा देश है जो कि USA का सैन्य सहयोगी भी नहीं है, फिर भी यह दर्जा प्राप्त हो उसे ST1 में। इसके बाद है इंडस एक्स, संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देना। फिर GEF 414 जेट इंजन, भारत में जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादन किया जाएगा इस जेट इंजन का। इसके बाद इनोवेशन हैंडशेक, ICET के माध्यम से दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ना। दोनों देशों में जो भी स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनके इकोसिस्टम को जोड़ना ही इनोवेशन हैंडशेक है। उसके बाद USA से भारत ने प्रमुख कौन से मतलब रक्षा क्षेत्र में आयात किए हैं वो है C-17 ग्लोबमास्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर। इसके बाद सैन्य अभ्यास, ये देखते हैं टाइगर ट्रैम्प, त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है। तीनों सेनाएं मानवीय सहायता के लिए, यानी कि जब भी कभी डिजास्टर हो वैसी कंडीशंस में तीनों सेनाएं आके मतलब जनता की सहायता करें, ऐसा। वज्र प्रहार, विशेष सैन्य बलों का अभ्यास है ये, इसके नाम दिए गए हैं ओनली, ये नाम आपको याद रखने। फिर युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास चलते रहते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, यानी बहुत से राष्ट्र मिलकर मालाबार क्षेत्र में समुद्री अभ्यास करते हैं, नेवी उनकी। वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। जापान 2015 में शामिल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया 2020 में शामिल हुआ था। इसके बाद टेक्नोलॉजी में ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, प्रारंभ मई 2022 में हुआ था। इसके अंतर्गत सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, क्वांटम, 5G 6G, स्पेस और सेमीकंडक्टर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सब सहयोग के क्षेत्र हैं इसमें। उसके बाद अंतरिक्ष सहयोग में निसार इस परियोजना में नासा और इसरो जो है दोनों संयुक्त रूप से इसको विकसित कर रहे हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, और नासा ने मंगलयान मिशन में सहायता की थी। निसार जो है वो मतलब कि एक तरीके से रेडार है जो कि पृथ्वी को सेंस करेगा, यानी पृथ्वी के ऊपर मिनरल्स वगैरह और मैप वगैरह की रीडिंग करने में काम आएगा। उसके बाद एक आर्टेमिस समझौता है, USA द्वारा लॉन्च किया गया था ये, और
7 देश पहले भागीदार थे। इसके अंतर्गत क्या है, बस ये याद रखना, आर्टेमिस के अंतर्गत अंतरिक्ष में जो भी है, मतलब ये बाध्यकारी नहीं है ये आर्टेमिस समझौता जो है। और इसके अंतर्गत अंतरिक्ष में कुछ अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ वो किए गए हैं, समझौते किए गए हैं, जैसे कि अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा और अंतरिक्ष में वस्तुओं का पंजीकरण, जो भी कुछ सैटेलाइट वगैरह ऊपर भेज रहे हैं तो उनका पंजीकरण करवाना जरूरी है इसके अंतर्गत। और मलबे का प्रबंधन जरूरी है कि अंतरिक्ष में जो भी कचरा फैल रहा है उसका प्रबंधन भी किया जाए। उसके बाद अंतरिक्ष जो अपने को विरासत मिली है उसका संरक्षण किया जाए। और अंतरिक्ष में विसंघर्ष और डीकॉन्फ्लिक्शन, यानी कि संघर्ष मतलब अंतरिक्ष में कोई भी देश आपस में अंतरिक्ष को लेकर लड़ाई ना करें, उसमें संघर्ष ना हो। इसके बाद देखते हैं निर्यात नियंत्रण समूह। यूएसए निर्यात नियंत्रण समूह में भारत की सदस्य का समर्थन करता है और यूएसए के समर्थन से भारत को विशेष छूट और विभिन्न समूहों में सदस्यता भी प्राप्त हुई, जैसे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, जो कि अपन ने पढ़ लिया है। इसके अलावा एक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण समूह MTCR है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम 2016, इसमें भी छूट मिली है, वासेनार अरेंजमेंट में भी। और ऑस्ट्रेलिया समूह जो है वो अपने ये बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स को उपयोग, उत्पादन, भंडारण और जो पहले से हैं उनको नष्ट करने के लिए 2018 में भारत को इसमें शामिल किया गया था और इसमें भी भारत को छूट दी गई है, मतलब सदस्य बनाया गया है यूएसए द्वारा। इसके बाद आतंकवाद के विरुद्ध दोनों देशों में सहयोग है। अमेरिका ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद बंद कर दी है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया, परंतु अब ये मदद जो है ये फिर से आर्थिक मदद करना शुरू कर दिया है। पहले की बात है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 38 मेंबर हैं इसके कंट्रीज, भारत भी इसका सदस्य है। FATF क्या काम करता है, आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्य करता है। और 2 सूचियाँ बनाई गई हैं, एक है ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट जो होती है उसमें शामिल देश पर निगरानी रखी जाती है और ब्लैक लिस्ट वाले पे उसके साथ व्यापार वगैरह नहीं किया जाता और वहाँ पे कोई निवेश भी नहीं किया जाता। पहले पाकिस्तान को यूएसए की मदद से 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल करवा दिया गया था, परंतु 2022 में इसे हटा दिया गया है और इसको आर्थिक मदद भी की जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि इसके आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं इस पर। और मसूद अजहर को यूएसए की मदद से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया। इसके बाद देखते हैं व्यापारिक संबंध। 2022-23 में यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बना। भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात यूएसए में किया जाता है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ समझौते हैं। व्यापार नीति मंच 2005, दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों के बीच सहयोग। और एक है भारत यूएसए CEO मंच, यानी CEO आपस में मिलेंगे और सीधे निवेश को प्रोत्साहित करेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला, भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी का सदस्य है। यह महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक समूह है। महत्वपूर्ण खनिज तकनीक आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो आवश्यक है। महत्वपूर्ण खनिज तकनीक किसे माना जाएगा, वो जो कि आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके अलावा अभी ये हाल ही करंट का है कि मिशन 500 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब। तो वर्चस्व किसे कहते हैं, पहले तो वो देखते हैं। यानी कि विश्व राजनीति में यदि कोई भी देश इतना शक्तिशाली है कि वह अन्य देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित कर ले, तो उसे वर्चस्व कहा गया है। और अमेरिका ने भी सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभरा है और इसने वर्चस्व, अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रखा है पूरे वर्ल्ड में। पहले देखेंगे सैन्य शक्ति के रूप में कैसे कर रखा है। शीत युद्ध जो भी था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, उस टाइम पे जब ये समाप्त हुआ था तो दोनों के बीच में, मतलब पहले तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पर जैसे ये समाप्त हुआ तो यूएसएसआर तो उसका तो विक्टर वगैरह होगा और उसमें तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, बट यूएसए जो है वो एक महाशक्ति के रूप में सामने आएगा और इसका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। अमेरिका के हस्तक्षेप से खाड़ी देशों में युद्ध शुरू हुआ। कैसे कि फिर इसने इराक पे अटैक किए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत। और इसके तहत तो इसने कहा कि कुवैत में रक्षा की जा रही है वहाँ पे लोगों की, और फिर ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड वगैरह चलाए और इसके तहत इराक पर आक्रमण किया। उन्नत तकनीकों के उपयोग के कारण इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया, क्योंकि इसमें हाई टेक्नोलॉजी वॉर्स वेपन्स का यूज़ किया गया था। इसे वीडियो गेम युद्ध भी कहा गया, क्योंकि जैसे वीडियो गेम में लोगों को मारा जाता है और जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, तो उस तरीके से इसको वीडियो गेम भी
युद्ध भी बोलते हैं। कंप्यूटर युद्ध यानी कि इसको लाइव टेलीकास्ट भी किया गया था, इसलिए इसको कंप्यूटर युद्ध भी बोला गया है। 1998 में आतंकवादियों ने दारुस्सलाम तंजानिया और नैरोबी केन्या में यूएसए के जो भी दूतावास थे उन पर हमला किया। तो यूएसए ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच शुरू किया और सूडान और अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए। तो इस कारण 11 सितंबर 2001 जो है, जिसको 9/11 का आतंकवादी हमला बोला जाता है, वो यूएसए पर किया गया। इसकी वजह से ये जो है अफगानिस्तान, सूडान वगैरह वहाँ पे नाराज़ हो गए थे आतंकवादी, तो उन्होंने ये हमला किया था 9/11 वाला। यूएसए ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को सत्ता से हटा दिया था। 2003 में यूएसए ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। इस युद्ध के लिए जो भी उद्देश्य घोषित किया गया था वो तो ये था कि नरसंहार के हथियारों को समाप्त किया जाएगा, परंतु वास्तविक उद्देश्य जो था अमेरिका का वो था इराक के तेल संसाधनों पर कब्जा कर लेना। इसके बाद आर्थिक यानी संरचनात्मक शक्ति के रूप में यूएसए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक वित्तीय संस्थान जो भी हैं उनमें भी यूएसए का प्रभुत्व है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF वगैरह में। विश्व व्यापार में यूएसए का अकेले का हिस्सा लगभग 15% है, जिससे कि ये संरक्षणवादी और उदारवादी नीतियाँ जो हैं उनको प्रभावित करता है। WTO के निर्णय यूएसए की सहमति से ही लिए जाते हैं। वैश्विक भुगतानों में यूएसए की मुद्रा डॉलर का उपयोग किया जाता है और अन्य देशों की मुद्राएं जो है वो भी डॉलर पर ही निर्भर है। यूएसए ने अकादमिक क्षेत्र में को भी प्रभावित किया और इसने MBA की डिग्री जो है उसको मान्यता दिलाई। अपने को याद रखना है कुछ पॉइंट्स। उसके बाद है सांस्कृतिक शक्ति के रूप में। सांस्कृतिक शक्ति के रूप में नियमित सहमति विकसित करने का काम किया यूएसए ने। नियमित सहमति किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, यानी कि सभी लोग उस चीज़ से सहमत हो जाएं। जैसे कि कोई भी अमेरिकन वस्तु है तो उसकी हाइप बन जाए और सभी लोग सहमत हो जाएं कि हाँ वही सुपीरियर है एक तरीके से, तो उसको नियमित सहमति बोलते हैं। कि सभी की सहमति बना देना कि हाँ वो चीज़ सुपीरियर है, वो चीज़ अच्छी है, क्वालिटी है उसके अंदर और उसको खरीदना चाहिए, लेना चाहिए, ताकि उस चीज़ की सहमति बन जाए। और जैसे कि सहमति के रूप में इन्होंने कुछ यूएसए द्वारा विश्व में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं भी प्रसारित की गई हैं, ये भी इसी में शामिल है। जैसे कि एक सफलता का सिद्धांत की सक्सेस माना कैसे जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेस किसे डिफाइन करता है कि ये घटना जो है या फिर ये चीज़ होना मेरी लाइफ में सक्सेस है, तो उसको भी इन्होंने डिफाइन किया है कि सक्सेस है क्या। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के तहत इसे डिफाइन किया है। तो थ्योरी ऑफ सक्सेस जो है, और एक आधुनिकता क्या है, आधुनिकता की अवधारणाएं भी इन्होंने ही डिफाइन की हैं। और एक लोकतांत्रिक शासन किसे बोलेंगे वो भी इन्होंने डिफाइन किया है। तो ये कुछ विचारधाराएं हैं इनकी। अन्य देशों के रहन सहन, खान पान आदि को यूएसए द्वारा प्रभावित किया गया है। जैसे ब्लू जींस, कोका कोला, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोका कोला और ये जो भी हैं इनको हाइप बना देना कि यही चीज़ें एक आदमी को कूल दिखाती हैं, मॉडर्न दिखाती हैं और सिविलाइज्ड दिखाती हैं, ऐसा कुछ। तो उसी को निर्मित सहमति बोलते हैं। और अंग्रेजी भाषा की श्रेष्ठता की अंग्रेजी बोलने वाले ही जेंटलमैन होते हैं वो, वगैरह वगैरह। तो यूएसए द्वारा इन सब चीज़ों में अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया गया है। और यूएसए ने हॉलीवुड जो है उसके माध्यम से भी अपनी विचारधाराओं को प्रसारित करने का काम किया है। उसके बाद अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती खुद अमेरिका के अंदर भी दी जाती है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण है अमेरिका के अंदर, आपको पता हो। वहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। इस वजह से कार्यपालिका जो है सर्वशक्तिशाली नहीं हो पाती है। और अमेरिका पर नाटो सहयोगियों का भी दबाव बना रहता है। नाटो सहयोगी भी कि अमेरिका ज़्यादा उछलता है तो उसको शांत करने का काम करते हैं। इसके अलावा अमेरिकी समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो सरकार जो भी है मनमाना काम नहीं कर सकती। वहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो जो फोर्थ पिलर है मीडिया वगैरह वो उसको दबा के भी रखेगा, ऐसा भी है। और वर्तमान में विश्व जो है वो बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो कुछ नई महाशक्तियाँ भी उभर के सामने आ रही हैं, इसलिए भी अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिल रही है। और नई महाशक्तियों में ब्रिक्स वगैरह के जो भी देश हैं वो, जैसे अपने इंडिया बोल सकते हैं और चाइना, रशिया वगैरह। भारत की क्या प्रतिक्रिया इस पे? भारत में प्रतिक्रिया को 3 भागों में बांट के देखा जाएगा। एक तो साम्यवादी जो है वो क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, एक पूंजीवादियों की और एक अन्य प्रतिक्रिया। साम्यवादी जो है यूएसए के साथ सक्रिय संबंध नहीं बनाए जाने चाहिए, क्योंकि यूएसए का वर्चस्व भारत को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ये साम्यवादियों की प्रतिक्रिया है। उसके बाद पूंजीवादियों की क्या प्रतिक्रिया है? उनके अनुसार हमें अमेरिका के साथ सक्रिय संबंध बनाए रखना चाहिए और इनके वर्चस्व का लाभ भारत को लेना चाहिए। अमेरिका को डोमिनेंट होने देना चाहिए और उससे व्यापार वगैरह करना चाहिए और अपने को चुपके से अपने ग्रोथ करनी है, बस ये मानना है इनका पूंजीवादियों का। अन्य प्रतिक्रिया है कि भारत को बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए। अमेरिका को अकेले को मतलब सुपर पावर नहीं बनने देना चाहिए और बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण के लिए काम करो।
भारत की वर्तमान नीति पूंजीवादी प्रतिक्रिया व अन्य प्रतिक्रिया पर आधारित है, क्योंकि साम्यवादी प्रतिक्रिया तो हो ही नहीं सकती। तो डन है बस, यही थे भारत और यूएसए के संबंध। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कोई टॉपिक आपको सजेस्ट करना हो तो बता देना, वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट करके बता देना।